एक व्यक्ति एक दिन लखनऊ के एक पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने जाने के बाद वह पुलिस को बताता है कि साहब, मेरे घर में एक आत्मा रहती है जो मेरे साथ रात को संबंध बनाया करती है, मेरा शोषण करती है। जब भी मैं इधर उधर जाने की सोचता भी हूँ तो वह मेरा पीछा करती है। उसकी मानसिक हालत उस व्यक्ति की सही नहीं रहती है। पुलिस उसकी बात सुनती है और हंसने लगती है। वह कहता है, साहब, हंसने की बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे घर में चलिए, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अब पुलिस उसके घर जाती है तो उसके घर से एक कंकाल मिलता है। बेहद पुलिस हैरान हो जाती है उस कंकाल को देखकर। लेकिन जब उस कंकाल की हकीकत पता करती है, पुलिस सच पता करती है, तो जो सच सामने आता है वह बेहद ही डरावना रहता है, भयानक रहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज को कहानी को सुनने के बाद वाकई में आप हैरान रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले मेरे जितने भी प्यारे साथी भाई बहन चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम कहानियां लेकर आते हैं आपके लिए। अच्छी अच्छी घटनाएं ढूंढ कर लाते हैं, सर्च करते हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने पेश करते हैं। तो आप लोग भी बस एक लाइक का बटन दबा दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट किया करिए। मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी लोग, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते भी हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है यह कहानी लखनऊ की है, लखनऊ टेढ़ी पुलिया की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में एक परिवार रहता था, मोहन का परिवार। मोहन खेती बाड़ी करता था, काफ़ी मेहनती लड़का था। एक दिन उसके पिताजी उसकी शादी सुल्तानपुर में ही एक गांव में एक लड़की रूबी के साथ तय कर देते हैं। रूबी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। अब रूबी के साथ उसकी शादी फिक्स हो जाती है। दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं, फोन पे बातें करते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब शादी होने के बाद करीब कई सालों तक, 2 से 3 सालों तक वह काफ़ी खुश रहते हैं। इस बीच उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटी रहती है, एक बेटा रहता है। अब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब मोहन को रोजगार की जरूरत थी। अब खेती बाड़ी से उसका काम नहीं चल पा रहा था। अब उसके सर पर बोझ बढ़ता जा रहा था। अब वह अपनी पारिवारिक हालत को देखकर मुंबई कमाने के लिए जाता है। मुंबई वह कई दिनों तक संघर्ष करता है। उसके बाद उसको नौकरी मिलती है, काफ़ी अच्छी नौकरी लग जाती है, काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है। पैसा अपने बीवी को भेजता था, बीवी अपने सास ससुर को खर्च के लिए दिया करती थी। अब धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं। इसी बीच उसके घर में एक उसका रिश्तेदार रहता है। वह आए दिन उसके घर आया जाया करता था, उसके सास ससुर और उससे मिलता था, बातें करता था, कभी कभी रातों को भी रुकता था। और अक्सर कर जो रूबी रहती है वह अपने मायके जाया करती थी। महीने में 3 से 4 बार वह मायके जाती थी। अब सास ससुर को यह बात खटकने लगती है कि एक रिश्तेदारी का लड़का बार बार हमारे घर आता है, हमारे बहू से बातें करता है, और बहू भी बार बार रिश्तेदारी यानी कि अपने मायके चली जाती है। अब उसके घर वालों को यानी कि सास ससुर को अच्छा नहीं लगता है, खटकने लगता है। अब वह फोन करके अपने बच्चे को यानी कि अपने बेटे को, मोहन को फोन करते हैं और कहते हैं कि पत्नी की जो हालत है वो कुछ सही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति बार बार घर आता है और उसके साथ बातें करता है, रात भर उसके साथ बैठा रहता है, और कभी कभी महीने में वह अपने मायके भी जाती है। अब जब भी वह व्यक्ति घर आता है उसको लेकर घूमने के लिए भी जाता है, बच्चों को लेकर भी घुमाने जाता है। अब मोहन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को फोन लगाता है तो पत्नी बताती है कि वह उसका भाई है, उसके मायके का ही रहने वाला है। वह घर आता है, पास में ही वह रोजगार करता था, उसकी दुकान रहती है, तो मिलने के लिए अक्सर घर आया करता था। अब पति यह बात सुनता है तो हैरान रह जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है या उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। वह छुट्टी लेकर घर आता है, सब कुछ पता करता है, तो उसको भी अपने जो उसके माता पिता बताते हैं उस पर वो शक करने लगता है। एक बाहरी व्यक्ति घर आकर 10-10, 12 बजे रात तक मेरी पत्नी से बातें करता है, ऐसा कैसे हो सकता है।
अब जब वह मायके जाता है, यानी कि अपने ससुराल जाता है, और वहां जाके पता लगाता है तो पता चलता है कि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है, रूबी और उस लड़के में। वह बचपन से ही साथ पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता चलता है जो वह सोच रहा था। वह सोच रहा था कि हो सकता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन उसके रहते ही वह लड़का रूबी के कमरे में जाता है और बातचीत करने लगता है। काफी देर तक बातें करता है। पति अब अपने कमरे में जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह लड़का निकलने की नौबत थी, वह निकलना ही नहीं चाहता था। अब वह जब पत्नी के पास जाता है तो पत्नी कहती है, आज आप बाहर ही सोइए, मैं अपने भाई के साथ बातें करूंगी, बहुत दिनों बाद मेरा भाई आया है। अब यह बात उसको बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वह अभी कुछ ही दिन पहले अपने घर मुंबई से कमा कर आया था, और एक पत्नी अपने कई महीनों से जिसका पति बाहर हो, उस पति को इस तरह की बातें कहे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह नाराज हो जाता है और उसी रात अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच तलाक हो जाता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के साथ लखनऊ चली जाती है और वही अपने बच्चों का एडमिशन करा देती है, वही पढ़ाई लिखाई करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद, करीब 2 से 3 महीनों बाद, वह अपने घर से तांत्रिक के पास जाती है। दरअसल वह बेहद ही कई तरह की बीमारियों से ग्रसित रहती है, वह परेशान रहती है, तो वह किसी के बताने पर वह एक तांत्रिक के पास जाती थी। तांत्रिक के पास जाकर वह पूजा पाठ कराती थी। जैसा तांत्रिक कहता था वह उसकी बातों को सुनती थी। एक दिन वह करवा चौथ का वह दिन रहता है, चारों तरफ शाम लाइटों से जगमगा रही थी। सभी लोग चांद का दीदार करने के लिए छतों पर थे। करीब 7 से 7:30 बज रहा था। वह लड़की भी बन ठन कर तैयार थी। अब वह अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं अभी तांत्रिक के पास जा रही हूँ, कुछ काम याद आ गया है, मैं बस कुछ ही घंटों में आ जाऊंगी। अब माँ इंतजार कर रही थी और वह लड़की घर नहीं आती है। रात हो जाती है, 4 बज जाता है, सुबह के 6 बज जाता है, 10 बज जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। वह लड़की की जो माँ रहती थी वह टेढ़ी पुलिया पड़ती है लखनऊ में, वहीं वह रहती थी। अब टेढ़ी पुलिया पर वह आसपास सभी दुकानों पर उसकी माँ जाती है, पूछताछ करती है। आसपास जो पड़ोसी थे उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। अब वह परेशान हो जाती है, रिश्तेदारों के पास फोन करती है, कुछ पता नहीं चलता है, तो वह तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक के पास जाकर वह पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ आई ही नहीं है। अब उसकी माँ 2 बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे, बेहद ही परेशान थी। परेशानियों का सामना करते हुए वह 3 दिन बाद, चौथे दिन जब उसकी बेटी नहीं आती है तो वह पुलिस स्टेशन जाती है और उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस हैरान रहती है कि इनकी बेटी 3 दिनों से गायब है और आज यह आकर शिकायत दर्ज करा रही है। पुलिस माँ को भी काफी डांटती है कि आपकी बच्ची इस शहर में 3 दिनों से गायब है और आपने अभी आकर के आपने पुलिस को सूचना दी है। अब पुलिस अलर्ट होती है, अपनी टीम के साथ आसपास पूछताछ करती है, उस तांत्रिक को पकड़ कर लाती है। उस तांत्रिक से भी पूछताछ करती है, लेकिन तांत्रिक बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि वह मेरे यहाँ पहले आती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से वह मेरे यहाँ नहीं आती है, और जिस दिन से वह गायब है उस दिन, करवा चौथ के दिन, वह मेरे यहाँ नहीं आई थी। पुलिस को यकीन नहीं होता है कि लड़की तांत्रिक के पास बताकर गई थी, लेकिन गई तो गई कहाँ, जरूर तांत्रिक का ही हाथ होगा। पुलिस अब सख्ती से पेश आती है। जो तांत्रिक होता है वह थक कर बैठ जाता है, लेकिन वह जबान खोलने को तैयार नहीं था। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि साहब, वह लड़की मेरे यहाँ नहीं आई है, मुझ पर विश्वास कीजिए। अब पुलिस को लगता है कि वाकई में यह सही कह रहा है। पुलिस उसको जाने देती है। अब पुलिस उस लड़की की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह एक लड़के से बात करती थी, वह उसका प्रेमी था। अब वह उस लड़के के पास जाती है, उस लड़के को पकड़ कर लाती है, लड़के से भी पूछताछ करती है। तो लड़का बताता है कि साहब, उस दिन मैं काफी नशे में था, मेरे यहाँ वह आई होती तो मुझे थोड़ा बहुत तो पता चलता ही। माना कि मैं नशा करता हूँ, नशेड़ी हूँ, लेकिन वह मेरे यहाँ नहीं आई है। पुलिस हैरान थी, उसके साथ भी सख्ती से पेश आती है, लेकिन वह लड़का भी कुछ भी नहीं बताता। अब पुलिस के हाथ पैर फूल रहे थे कि एक शहर में
इतने बड़े शहर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, एक लड़की 3 दिनों से गायब है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस उसका जो प्रेमी रहता है उसे छोड़ देती है, जाने देती है। अब पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधानों का सहारा लेती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहाँ गई थी। जो उसका फोन था, उसका आखिरी लोकेशन मार्केट में ही था, वहीं पर वह अपना फोन बंद कर देती है। अब पुलिस हैरान थी, ना तो उसका फोन मिल रहा था, ना तो वह लड़की मिल रही थी। अब पुलिस के सामने सवाल काफी थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। आसपास के लोग भी हैरान थे कि एक शादीशुदा लड़की तांत्रिक के पास गई थी और गायब हो गई। जो भी इस बात को सुनता हैरान रह जाता। कई महीनों तक पुलिस हाथ पैर मारती है, लेकिन उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब 6 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन एक लड़का पुलिस के पास लखनऊ पहुंचता है, टेढ़ी पुलिया पुलिस चौकी पर, और बताता है कि साहब, मेरे साथ एक लड़की रोजाना संबंध बनाती है। तो जब पुलिस कहती है इसमें कौन सी नई बात है, लड़की है तुम्हारे साथ संबंध बना सकती है। कह रहा साहब, मैं बेहद परेशान हूं, मैं कई महीनों से परेशान हूं। वह मेरा शोषण करती है। दरअसल वह लड़के की मानसिक हालत सही नहीं रहती है, वह बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस उसको पानी पिलाती है और जब आराम से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि साहब, एक आत्मा, एक लड़की की आत्मा मेरे साथ आकर संबंध बनाती है, मेरे साथ सेक्स करने की बातें करती है, और जब मैं मना करता हूं तो मुझे मारती है, पीटती है, मुझे टार्चर करती है। अब पुलिस वाले हंसने लगते हैं कि आजकल के ज़माने में यह व्यक्ति लग रहा है कि दारू पिया हुआ है, या तो वाकई में इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, या पागल है। पुलिस उसको भगा देती है। तभी एक दरोगा साहब आ जाते हैं। वह दरोगा साहब के पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि साहब, मैं जो कह रहा हूं यह लोग मान नहीं रहे हैं। मैंने कत्ल किया है, मैंने एक महिला का कत्ल किया है, अपने प्रेमिका का कत्ल किया है, और उसका कत्ल कर मैंने अपने घरों में दफना दिया है। अब जब दरोगा जी यह बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि यह व्यक्ति सही कह रहा हो। वह बताता है कि 6 महीने पहले जिस लड़की का जो गुम हुई थी, यानी कि जो लड़की गायब हुई थी, उसको मैंने ही मारा है, उसका कत्ल मैंने ही किया है। अब दरोगा साहब अपनी टीम के साथ उस लड़के को लेकर उसके घर जाते हैं। उसके घर जाते हैं तो वह बताता है कि साहब, यह जो चारपाई आप देख रहे हैं, इस चारपाई के नीचे वह दफन है। कुछ पुलिस वाले हंस रहे थे कि दरोगा साहब कहाँ इस बेवकूफ पागल के चक्कर में पड़ गए हैं, यह तो देखने से ही पागल नजर आ रहा है। लेकिन दरोगा साहब ने कई ऐसी सारी केसें देखी थी, काफी दरोगा साहब अनुभवी से। दरोगा साहब तुरंत ही कुछ लेबर को बुलाते हैं जो फावड़े के साथ आते हैं। वह आकर उस जगह पर खुदाई करते हैं। खुदाई करते हैं तभी एक कंकाल दिखता है। जब पूरी खुदाई होती है तो वहां से एक कंकाल निकलता है जिसके हाथों में कंगन, पैरों में चप्पलें थी। अब पुलिस हैरान रह जाती है। आसपास 100-200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वह देखने लगते हैं। इस घटना को सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि इस घर में एक कंकाल निकला हुआ है, वह भी किसी महिला का है। अब पुलिस उस लड़की यानी कि रूबी की माँ को बुलाती है और उसकी पहचान उस कंगल और चप्पलों से कराती है। तो उसकी माँ पहचान लेती है, कहती है मेरी ही बेटी है, और अक्सर कर इसी से वह बात किया करता था। दरअसल उस व्यक्ति को, उसके प्रेमी को, जो वह व्यक्ति था, उसका नाम संतोष रहता है। संतोष से भी पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन संतोष ने कुछ बताया नहीं था। अब पुलिस उस जो कंकाल मिलता है लड़की का, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और संतोष को पुलिस थाने लेकर जाती है। पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ करती है तो वह बताता है कि साहब, करवा चौथ के दिन मैं मार्केट से दारू पीकर अपने घर आया था, तभी वह मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई थी। वह मुझसे बेहद प्यार करती थी, मैं भी उससे बेहद प्यार करता था। हमारा संबंध करीब 4 से 5 महीनों से चल रहा था। फिर मैंने दारू के नशे में, वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वह मना कर रही थी। हम दोनों शादी भी करने वाले थे। अब वह मान नहीं रही थी मेरी बातों को, वह संबंध बनाने से इनकार कर रही थी। तभी मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसको धक्का दिया। तभी वो पास में रखी हुई एक टेबल पर जाकर टकरा गई। जैसे वह वहां टकराती है, उसका सर उस टेबल के नुकीली चीज से लग जाता है और उसका सर फट जाता है। बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक मैं कुछ समझ पाऊं तब तक वह दम तोड़ चुकी थी, यानी कि
वह मर चुकी थी। फिर मैं बेहद ही डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने अपने कमरे में ही 3 से 4 फुट गड्ढा खोदा और उसको उसी गड्ढे में दफन कर दिया। अब वह रातों को, कुछ दिनों बाद वह रातों को आकर मेरे साथ संबंध बनाने की बातें करती, मेरे साथ संबंध बनाती, और जब मैं मना करता तो मेरे साथ वह मारपीट करती, टार्चर करती। अब जो भी इस बात को सुनता, इस 21वीं सदी में आधुनिक वैज्ञानिकता के इस युग में, वह हैरान रहता है कि क्या यह वाकई में सही कह रहा है, क्या ऐसा होता था इसके साथ। लेकिन जो कंकाल मिला था वाकई में वह सबूत था उसकी बातों का, उसके साथ वाकई में ऐसा होता था। इसलिए वह मानसिक रूप से ग्रसित हो चुका था, पूरी तरह से ग्रसित हो चुका था। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और 318 302 के तहत उसको लड़की के हत्या के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब उसकी माँ उन दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो चुके हैं, उनको लेकर आज भी उसी लखनऊ के टेढ़ी पुलिया में रहती है। लड़की का अंतिम संस्कार उसके माता और पिता करते हैं। आज उस लड़कों का, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी सेवा उनके नाना नानी ही कर रहे हैं। यह घटना सुनने में बेहद काल्पनिक लग रही है, लेकिन वाकई में यह 2022 करवा चौथ के दिन की यह सच्ची घटना है। आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको यह घटना मिल जाएगी। आते हैं, आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है, बहुत ही प्यारा कमेंट किया है, जिनका नाम है नासिर पठान भाई, महाराष्ट्र से हैं। यह भी काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं। सुबोध जी सिलीगुड़ी से हमेशा अपना आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट भी करते हैं। जो भी कहानियों में कमियां रहती हैं उसको यह बताते हैं, सुझाव देते हैं। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र सोनकर जी हैं, दीपेश कुमार हैं, मोहम्मद मेहताब भाई हैं बिहार से, फैजल खान है राजस्थान से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, देश विदेश, किसी भी प्रदेश शहर से, आप सभी साथी वीडियो पे अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए। आपका जन्मदिन है या कोई अवसर है तो आप उसको भी कमेंट करिए, साथ में अपना नाम और एड्रेस भी कमेंट करिए, जिसको पढ़ने में और अपने व्यूअर के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।